नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तमाम तरह की खबरें तैर रही हैं सब। तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच बातचीत बंद हो गई है, बात हो नहीं रही है। कुछ का ये भी कहना है कि दिल्ली गए तो थे तेजस्वी, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। अब तस्वीरें तो आई थी, अब वो बातचीत नहीं हुई थी तो क्या हो रहा था। और जितनी राहुल गांधी चाह रहे हैं या इनके बिहार के प्रभारी जिन्होंने राहुल गांधी को ये समझाया है कि भाई लोकसभा चुनाव में बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट रहा था कांग्रेस का, तो आप अड़े रहो आखिरी टाइम तक और जितनी ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटें ले सकते हैं ले लीजिए। तो इस बार कांग्रेस की हवा है, आरजेडी की उतनी अच्छी हवा नहीं है, ये समझाया गया है राहुल गांधी को। तो अभी तक भी इनके बीच में सीटों का बंटवारा तय हुआ नहीं है, इनके घटक दलों के बीच में भी। और इधर खबर आ रही है, नीतीश भी नाराज है, नीतीश खेमा भी नाराज है कुछ सीटों को लेकर के, और चिराग भी संतुष्ट नहीं है जब से उनको इंडिकेशन मिला है कि अगर मुकेश सहनी इधर आते हैं तो उनको 5-6 सीटें कम से संतोष करना पड़ेगा। अब ये सब चल क्या रहा है? इस बीच एक खबर ये है कि 71 की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। इसमें सम्राट का भी टिकट है, दूसरे लोगों का भी है, कुछ के कटे भी हैं। तो ये सारा क्या सीन है और तो क्यों है, जरा इसको जानने की कोशिश करते हैं। अपने दोनों खास मेहमान से जुड़ जाते हैं और उसके बाद फिर चर्चा शुरू करेंगे। वीरेंद्र जी और अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आप लोग दोनों का। जी नमस्कार सर, आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। वीरेंद्र सर को बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार, जय श्री राम। सीधे पहले अभिषेक जी से पूछते हैं, वहीं बैठे हैं, सारे घटनाक्रम पर सीधी नजर है। तो दोनों खेमों में जो सीटों को लेकर के, सीटों की पहचान को लेकर के, संख्या को लेकर के जो गतिरोध है, जो चर्चाएं हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, पहले तो जरा इस पर प्रकाश डालें। और कांग्रेस और आरजेडी में कहां पेंच फंसा हुआ है, सबसे पहले उस पर, और उसके बाद अगर नीतीश और चिराग वाकई नाराज हैं तो उसकी वजह क्या है? नहीं, अब तो मुकेश सहनी वाला चैप्टर क्लोज कर लिया। समझदारी दिखाई, चूंकि अमित शाह भागे भागे आया, बोला कि भाई अपना घटक दल संभाल लेना है, ज्यादा इधर उधर नहीं करनी है। और नीतीश जी कल रात भर लगे रहे। इस चीज ने दो चीजें साबित कर दी। एक, अणे मार्ग पे इतनी हलचल थी कि रात के 2 बजे तक हमारा पत्रकार आशुतोष पांडे वहां एक अणे मार्ग तक ही रहा। गोपाल मंडल तो आज सुबह में, जिनका टिकट कंफर्म था, आपने देखा होगा तस्वीरों में कि वो भाई दरी बिछा के बैठ गए कि हमको टिकट नहीं दोगे, हम नहीं जाएंगे यहां से लौट के। हालांकि नहीं मिला उनको टिकट, उनका टिकट कटना तय था जिस प्रकार की शैली थी। इसी प्रकार से सर, जो एक परिवर्तन देखना था वो दूसरा दिखा कि भाई नीतीश कुमार और केवल स्वस्थ नहीं है, तीनों बड़े नेताओं को एक झटके में साइडलाइन किया, कुर्सी से उठे, बार्गेन करने लगे। एक चैनल भी ओपन हुआ, मीडिया में चर्चा होने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि रातों रात सरकार बदलेगी बिहार में, ऐसा तो नहीं, ये गठबंधन एकदम बदल जाएगा। अमित शाह जी भी आए, सब कुछ ठीक हुआ और नीतीश जी भी मान गए। उनको एकमा और सोनबरसा सीट, ये 2 सीटों पे ज्यादा प्रॉब्लम था। भाई सोनबरसा सीट, एक सीट पे तो ऐसा था कि उनके मंत्री का टिकट कट जाता है, इस कारण वो जीते हुए हैं, मंत्री हैं। तो ये चीज थोड़ा समन्वय में कमी रह गया था। 101 ऐसे करके बांट लिया, वो और बात। चिराग पासवान को कहा गया भाई अपने सिंबल पे 2 और जदयू को लड़ा लो, क्या दिक्कत है। चिराग पासवान ने भी कहा ठीक है। हालांकि ये अपडेट मैंने आपको पहले भी किया था शो पे, और उनके सिंबल पे 2 बीजेपी के भी लोग लड़ जाएंगे।
तो टेक्निकली चिराग के पास 25 है। अब मामला सेटल डाउन है, सब संतुष्ट है। तो एनडीए तो फिर भी सेटल डाउन हो गई है गिरते पड़ते। आज तो एनडीए से आपने देखा कि किस प्रकार से अनंत सिंह ने गाजे बाजे के साथ नॉमिनेशन किया। हालांकि वो नॉमिनेशन आज के दिन करेंगे, ये बात उन्होंने आज से 8 दिन पहले बोल दी थी। उनको कितना कॉन्फिडेंस था कि वो उनका टिकट तो उनको मिलना ही मिलना है। लेकिन कमाल की बात है कि लड़ाई महागठबंधन में इतनी विकट है सर। आपके दर्शकों के लिए एक समीकरण बताते हैं। संजय यादव के रिक्वेस्ट पर तेजस्वी यादव ने जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को घोसी विधानसभा के लिए सेलेक्ट किया। ठीक है भाई, पार्टी ज्वाइन किया गाजे बाजे के साथ, भूमिहार बड़ा चेहरा। अचानक ओमकार सर एक चेंज आया और उस सीट पर से, जो कि घोसी सीट पर लेफ्ट का कैंडिडेट होना चाहिए था, उस कैंडिडेट को इन लोगों ने टिकट दे भी दिया सर। लेफ्ट ने राजद से पूछने की जहमत नहीं उठाई, अभी सीट शेयरिंग हुई भी नहीं है, और बोला आप जाइए तैयारी कीजिए, जो होगा हम बाद में देखेंगे। अब लेफ्ट सर डिसिप्लिन वाली पार्टी मानी जाती है। ये कोई मामूली बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं। लेफ्ट को लोग कहते हैं बहुत अनुशासन वाली पार्टी है। अब अगर ऐसा है, अनुशासन है, और टिकट उन लोगों ने सोच समझ के महाबली यादव को दे दिया है, तो अब महाबली यादव, अच्छा वो भी जीता हुआ कैंडिडेट है, जीते हुए कैंडिडेट को उस जगह पे रिप्लेस करने का मतलब भी नहीं बनता है। अब भूमिहार समाज को फिर ये लगेगा कि भाई फिर तो हमारे साथ राजद ने धोखा किया। उसका प्रभाव आपको जहानाबाद सीट पे पड़ेगा। लेकिन जहानाबाद सीट पर भी पेच है। क्या जेडीयू ने अभी तक खोला नहीं? अगर जेडीयू ने भूमिहार की जगह चंद्रवंशी को लड़ाया, जो कि लोकसभा में लड़े थे, तो गारंटी हारेंगे। तो सीटों के बंटवारे के साथ समीकरण बदलेंगे। एक अपडेट और आपके दर्शकों को दे दूं, 3 सीट पर घमासान मचना तय है। अब तीनों भाजपा के हैवीवेट नेता। पहले नेता हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, लखीसराय में फंसे हुए। भूमिहार वर्सेस भूमिहार होना तय है, और इनके कुछ ऐसे काम रहे हैं कि वहां के पासवान समाज के लोग पहले से नाराज हैं। वो एक लोकल फैक्टर है। अब वहां चिराग पासवान जाकर के कितना उठा पाएंगे, मना पाएंगे, कैसे समीकरण बैठेगा, ललन सिंह का क्या रोल होगा, क्यों? अच्छा, ललन सिंह का मदद होगा या नहीं होगा, अपने आप में पेच है। क्यों? क्योंकि ललन सिंह और इनके बीच उसके ठीक बगल की एक सीट है, सूरजगढ़ा की सीट, जिसके कारण वाद विवाद की खबरें आपने सुनी होगी पास्ट में। तो डिप्टी सीएम फंसे हुए हैं। दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से। कठिन लड़ाई है सर। केशव प्रसाद मौर्य जैसी लड़ाई हो जानी है यहां पर। जरा सा 19-20 हुआ, हाँ एग्जैक्टली आप समझिए कि इसीलिए मैंने उनका उदाहरण दे दिया, केशव प्रसाद मौर्य वाला, पहले ही दर्शकों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। कठिन लड़ाई है। थोड़ा 19-20 हुआ कि दोनों डिप्टी सीएम संकट में। तीसरा सीट सिवान का हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे। जमाना हो गया सर इनको चुनाव लड़े हुए, और चुनाव ऐसे सीट से मिल रहा है जहां अपोनेंट होंगी हिना शहाब, बेटा ओसामा। यहां तो डमी कैंडिडेट भी खड़ा करना थोड़ा मुश्किल है। पैसा, धन बल, बाहुबल। ये शहाबुद्दीन का बेटा है क्या? जी जी। अब शहाबुद्दीन के बेटे का नाम ओसामा ही होगा सर। हाँ हाँ हाँ। ओसामा। हाँ, तो पैसा, धन बल, बाहुबल सब इस्तेमाल हो जाएगा। ये भी सीट क्लोज नहीं है। अब अगर आप देखें तो बड़े बड़े कुछ चेहरे रिटायर हो गए, और अगर ये 3 चेहरे में कुछ हार जीत हो गई तो भाजपा की एक नई परिपाटी, नई राजनीति, और कहीं ऐसा ना हो हर बार की तरह इस बार भी सरकार बदलने के बाद 2 नए डिप्टी सीएम दिख जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी हार ही गए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी कठिन लड़ाई में फंसे हैं।
ये तीनों कठिन लड़ाई में फंसे। चौथा सीट राजद के लिए सरदर्द हो गया। दानापुर की सीट रामकृपाल यादव जी जैसे हैवीवेट को बीजेपी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है दानापुर पे। दानापुर को इन्होंने अपना आन बान शान बना लिया था। रीतलाल यादव को, जो कि बहुत बड़े बाहुबली आपराधिक मुकदमों में बहुत सारे फंसे हुए दानापुर के लोग परेशान थे, तो एक साफ सुथरा यादव कैंडिडेट चाहिए था जो हैवीवेट भी हो, जो अनुभवी भी हो। भाजपा के आला कमान ने रिक्वेस्ट किया कि रामकृपाल जी आप ही संभाल सकते। उन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में चैलेंज को सर स्वीकार किया। ये दूसरी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो लोकसभा लड़ने, चुनाव लड़ने वाले आदमी हैं। राजद के माथे पर पसीना है, क्योंकि ये आदमी सिर्फ दानापुर प्रभावित नहीं करेगा। ये आदमी बगल की सीट जो मनेर है, जो वायरल हो रहे थे, तुम भाई वीरेंद्र को नहीं जानता है रे, वो वाली सीट भी सर प्रभावित करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बेटे जो हैं अभिमन्यु यादव, उनका मनेर में बहुत अच्छा युवा यादव में प्रभाव है सर। और इस बार बाढ़ में भाई वीरेंद्र नजर नहीं आए हैं, लेकिन ये नजर आए थे ये लोग। इसलिए समीकरण, सीट बंटवारा अगर देखें तो भी महागठबंधन कहीं है नहीं और ये तैयारी में है। तो कम से कम एक चीज तो है, एनडीए यहां तो कम से कम लीड लेती हुई, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, नजर आती है जी। लेकिन अभिषेक जी, एक और यादव जी का पत्ता कट गया। स्पीकर को नंदकिशोर यादव को टिकट नहीं मिला। अभी उनका थोड़ी देर पहले बयान आया है, मैं सुन रहा था। 7 बार से बीजेपी से विधायक रहे, एक ही जगह से विधायक रहे। उन्होंने कहा कि इतना प्यार, इतना सम्मान मेरी पार्टी ने दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। और पिछली बार उनको इसीलिए स्पीकर का पद भी दे दिया था कि एक सम्मानजनक वो चाहते थे रिटायरमेंट, और ये परिपाटी रही है बीजेपी की, ऐसे ही रिटायरमेंट दी जाती है। उन्होंने साथ में जो बड़ी बात कही कि आने वाले समय में ये सीट युवा नेताओं के लिए खाली हुई है। उन सभी नेताओं को शुभकामनाएं और मेरा पूर्ण मार्गदर्शन और समर्थन इस सीट पर कैंडिडेट को मिलेगा। ये भाजपा की परिपाटी है, ये जो भाजपा का स्टाइल है, ये अनुशासन बहुत कम पार्टियों में नजर आता है। मैं कई ऐसे व्यक्तिगत लोगों को जानता हूं जिनको टिकट नहीं मिला दिनारा सीट पर, जिन्होंने अपने लिटरली खून से बीजेपी को सींचा है। उन्होंने सुबह में ट्वीट किया सर, बोला तन मन धन से भाजपा के साथ हैं, मैं भाजपा को नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिला, टिकट के लिए लड़ाई नहीं है, विचार की लड़ाई है। हम विचार के साथ हैं, हम लड़ेंगे बीजेपी के लिए। राजेंद्र सिंह जी का ट्वीट आया है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। बहुत बड़े भाजपा के सिपाही रहे हैं दिनारा के। मैं संघ के संस्कारों से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। पार्टी और नेतृत्व के प्रति मेरी निष्ठा अटूट है। मीडिया के कुछ लोग प्रचंड लहर से घबरा गए हैं एनडीए के, मेरे बारे में भ्रामक खबरें प्रसारित न करें। ऐसा अनुशासन कहां देखने को मिलता है सर? हरि मांझी, दलित शोषित पीड़ित समाज से आने वाले भाजपा का वो चेहरा जो कि गया से सांसद रहे, सीट जीतन राम मांझी को चली गई सर। क्या लिखे हैं? बोले मैं भाजपा का सनातन का सच्चा सिपाही हूं, टिकट मिले या ना मिले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं। कहां ऐसी चीजें पार्टियों में सुनने को देखने को मिलती है सर? दूसरी पार्टियों में नहीं मिलती सर। 11 ईबीसी, 20 ओबीसी, 6 एससी एसटी जी, और 9 महिलाओं को टिकट दिए हैं बीजेपी ने। लेकिन मोतीलाल प्रसाद मंत्री का भी टिकट कटा। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी भी थी और कुछ चार्जेस फ्रेम थे। भाजपा इस मामले में सर रूथलेस है, इस मामले में रूथलेस है। वो कहती रही है कि भाई अगर हो भी रहा है कुछ, जब तक मीडिया में नहीं है तब तक तो ठीक हो, लेकिन अगर मंत्रालय में ठीक से कुछ ये है, प्रॉब्लम आ गई है, तो भैया कहानी समाप्त।
कुछ वैसा ही है। और वीरेंद्र जी, आपको जोड़ते हैं, ये जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कुछ ऐसे स्टेप लेने के लिए जाने जाते हैं जो बड़ा बुनियादी अंतर कर देते हैं, जिनका मैसेज बहुत जबरदस्त जाता है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को पार्टी में शामिल करना, और अब तो चर्चा चल निकली है कि उनको भी उम्मीदवार बनाया जाएगा। देखिए, ये जो मैसेज होते हैं ये बड़े दूर तक जाते हैं, और इससे एक मैसेज अलग तरह के भी जाते हैं कि लोक से, संस्कृति से, समाज से जुड़े हुए लोगों को बीजेपी सम्मान देती है। ये एक मैं कहूंगा कि अब वो जीतेंगी हारेंगी वो बाद की बात है, लेकिन एक मैसेज देने की जहां तक बात है तो मैसेज देने में कामयाब बीजेपी। देखिए, बीजेपी का जब भी चुनाव होता है तो उसमें सबसे पहला जो उनका बिंदु होता है वो होता है आउटरीच। आप याद करिए, अमित शाह जो है चंडीगढ़ में कुलदीप नैयर के घर मिलने गए थे, और 2019 के चुनाव के पहले वो बम्बई गए थे। तो हालांकि अब वो सक्रिय नहीं है, माधुरी दीक्षित उनके फ्लैट पर भी गए थे। ऐसे एक बहुत लंबी सूची है जहां अमित शाह गए थे। 2014 का चुनाव मुझे याद है, अमित शाह उस समय पार्टी के महामंत्री थे, लखनऊ आए थे, और लखनऊ के लगभग हर समाचार, हर अखबार के कार्यालय में गए थे, एजेंसी दफ्तर में भी गए थे, पीटीआई के यहाँ भी गए थे, यूएनआई से भी गए थे, और बिल्कुल अपना केस प्लीट करने और अपना परिचय देने कि मैं बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, और ये मेरी चुनाव की तैयारी है, और मैं यूपी का इंचार्ज हूँ। सबसे मिले बहुत ही हम्बल तरीके से। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ, इस गेस्ट हाउस में, इस होटल में सब लोग यहाँ आ जाएं, और वहां पे पत्रकारों का भोजन होगा, और जो भोजन के पहले जो होता है कांग्रेस के कल्चर में, वो आप जानते हैं। तो ऐसा उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। आउटरीच करते हैं बीजेपी हमेशा। तो ये जो मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है ये भी उसी आउटरीच का ही हिस्सा है, और ये अभी टिकट तय होना बाकी है, बीजेपी। अभी बीजेपी में शामिल हुई है जी। हाँ, तो उसकी एक प्रोसेस है ना, ये थोड़ी है कि जो है अब आज आपने पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा की और आज ही उसको ये बता देंगे। ये प्रोसेस है। अब ये मैसेज चला गया, अब ये ग्राउंड लेवल पे कैसे ये इंफॉर्मेशन प्ले आउट करेगी। डिफरेंट कास्ट ग्रुप हैं, सोशल इक्वेशन है, महिला है, लड़के हैं, बच्चे हैं, छात्राएं हैं, और छोटी उम्र की लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, सब में डिफरेंट क्लास सेक्शन सोसाइटी में अब ये समाचार जाएगा। तो वहां पे ये एक तरह का मंथन होगा, और पार्टी देखेगी कि इससे किस तरह की वाइब, पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल या या एकदम ठंडी, कैसा रिस्पांस आ रहा है। तो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो हमेशा आउटरीच की रहती है। और बीजेपी आप देखिए, लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एक आध लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, बट एज ए होल बीजेपी एनडीए नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। फिर भी बीजेपी अपनी आउटरीच की जो उसकी कार्यशैली है वो उस पर काम कर रही है। यूपी में चुनाव होगा अभी 2027 में, आप देखेंगे यही तरीका अपनाया जाएगा, तमाम नए लोगों को पार्टी में जोड़ा जाएगा। तो आउटरीच, और कांग्रेस और आरजेडी, ये अन्य दल जो है इस चीज को भूल चुके हैं। इन पार्टियों का जो शब्दकोश है उसमें आउटरीच अब शायद अब है ही नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये आउटरीच से जो सबसे बड़ा अंतर, जो संदेश जाता है कि पार्टी एक अपने विनम्र होने का संदेश देती है, जनता के बीच में जाने का, ये बहुत बड़ा इसका अंतर होता है। और बीरेन जी, ये हाँ आप आउटरीच की बात कर रहे हैं। पप्पू हाँ यादव को किस तरीके से 2 बार वाहन से धकेल करके नीचे फेंका गया, बस देख लीजिए आप। कन्हैया कुमार की कितनी गजब बेइज्जती की गई, वो ऐसा बारी कर दिया, सम्मान मिलता है वहां तो। उसको बारी कर दिया। अरे योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, ये भी बीजेपी की आउटरीच स्ट्रेटजी का परिणाम है कि नए लोगों को जोड़ो, पार्टी का जनाधार बढ़ाओ, पार्टी और सोशल और भारतीय जनता पार्टी
ये प्रशांत किशोर पांडे जैसे कंसल्टेंट के जरिए पब्लिक डिस्कोर्स में अपना नैरेटिव क्रिएट नहीं करती है। बीजेपी अपने संगठन की और अपनी विचारधारा के आधार पर जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें उसके एजेंडा में शामिल होती है और अपना नैरेटिव बनाती है। ये कंसल्टेंट और ये ठेकेदारों की जो फर्में हैं, पीआर फर्में, ये वो काम नहीं कर सकती जो काम एक बहुत ही मजा हुआ पॉलिटिकल कार्यकर्ता और एक पॉलिटिकल संगठन कर सकता है। ये बात सामने जानी चाहिए। अब प्रशांत किशोर को मालूम हो रहा है कि अब तक वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे थे, ममता बनर्जी की या नीतीश कुमार की या अन्य की। उनका दावा है 2014 में उन्होंने मोदी को पीएम बनवाया। वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाला आज स्वयं प्रोडक्ट बन गया है। अब वो अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहा है ये देखना है चुनाव में। तो ये प्रोडक्ट और ये मार्केटिंग वाली जो पॉलिटिक्स अब ये पिछले 2 दशकों में जो जोर जमा रही है, ऐसे दौर में बीजेपी आज भी जो है अपने जो उसकी संगठन की अपनी मशीनरी है, जो उसकी विचारधारा में ट्रेंड है, उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं, तो इट शुड बी वेलकम। आप बहुत शरारती हैं। बिहार से बाहर बैठ करके आप उनका पूरा नाम ले रहे हैं, प्रशांत कुमार पांडे। ये ठीक नहीं है। वो खुद अपना नाम पांडे नहीं लिखते हैं, आप उनको एक्सपोज कर रहे हैं, आप उनको राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की नहीं कोशिश। तो मेरे ऊपर SC एक्ट में मुकदमा नहीं हो सकता। पांडे वर्सेस पांडे में थोड़ी ना होगा, सॉरी पांडे वर्सेस भट्ट जी में थोड़ी ना होगा। तो उनके पास पावर नहीं है लगाने का। अभिषेक जी, ये 2 लड़के जो यूपी में तो खैर 2017 में थे, 2024 में भी लड़के साथ आ गए थे। यहाँ कामयाबी भी मिली उनको, 37+6 सीटें, 80 में से 43 सीटें जीत ली। लेकिन विधानसभा में इनका सिक्का नहीं चलता है 2 लड़कों का। अब 2 लड़के वहाँ बिहार में 15, 16, 17 दिन तक जो है घूमे थे व्हीकल पे सवार होकर के, लेकिन टिकटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है, सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा? दोनों के बीच में ट्रेन कहाँ अटकी हुई है? कई सीटों पे पेच फंसा है सर, क्या बताएं। तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। कोर्ट के चक्कर अलग लग रहे हैं, मुद्दा अलग सामने चल रहा है, और इन सब से इतर आप तो कल मेरे शो पर आए थे, अभिषेक तिवारी शो पर, चैनल पर, और आपने विश्लेषण किया, और वो विश्लेषण कितना गंभीर रहा, लोगों ने कितनी गंभीरता से ली है, वो कमेंट सेक्शन में है। तो एक तो वो स्थिति है कि अभी तो मोदी जी आएंगे, गांडीव पर बाण साधेंगे, शब्द भेदी बाण, और जब शब्द भेदी बाण चलेंगे तो उसकी काट है क्या किसी के पास? पहली बात तो बहुत सिक्योर होना चाहते हैं तेजस्वी यादव, मैक्सिमम वो भी सेफ सीटें लड़ना चाहते हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, पूर्णिया चाहिए, कटिहार चाहिए में ज्यादा सीटें चाहिए, किशनगंज में ज्यादा सीटें चाहिए, रोहतास वाला बेल्ट में जहां थोड़ा बहुत मजबूत है वो भी आप ही को चाहिए। मंगल राम को चेनारी से टिकट दे दिया इन लोगों ने, और भाजपा वहां पे गलती करती हुई नजर आई। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जो मेरे पास सोर्सेस हैं उसके अनुसार एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है बीजेपी से, जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया, जिसके ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम है उस पूरे विधानसभा में कि ये मिशनरियों का एजेंट है, ये कन्वर्जन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के लोगों का, स्थानीय लोगों का कंप्लेन है, और करप्शन के भारी एलिगेशन। तो ललन पासवान की जगह वहां पे टिकट मिल रहा है मुरारी गौतम को, ऐसी चर्चा में है, और लगभग वो सही भी है, मैं जानता हूं मिल जाएगा। तो एक वो सीट कांग्रेस के लिए फेवरेबल कंडीशन में है। इसी प्रकार से हर जगह मामला फंसा हुआ है। मामला तब और गंभीर हो गया जब कल एक शिगुफा छोड़ दिया मुकेश सैनी ने कि वो दिल्ली में बैठे हुए हैं भाई, एंड टॉक्स विथ बीजेपी आर ओपन। आनंद फानंद में बुलाया गया, कुछ और सीटें मैनेज कराएगी, फिर कांग्रेस को दुख। तो मामला फंसा हुआ है। अब आज अगर आप सुबह से देखेंगे तो आरजेडी आईटी सेल वाले राष्ट्रीय पार्टी के राजकुमार जैसा टाइटल बोल बोल के ट्रोल करने की स्थिति में आए हैं, और ये भी कहने लगे कि छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन अब इस तरह से नहीं होगा।
उधर से कांग्रेस भी यही कह रही कि भाई देख लेंगे, लेकिन इसमें घाटा राजद को है, कांग्रेस को नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूं, पोटेंशियल सीटें कांग्रेस फिर भी निकाल लेगी। ये ना भूले लोग कि पप्पू यादव तो निर्दलीय संसदीय का चुनाव जीत गया पूर्णिया से, अपने बूते 2 विधानसभा तो वो निकलवा ही देगा कांग्रेस को। इसी प्रकार से मैं कुछ सीटें जानता हूं जहां कांग्रेस अपने बूते जीत लेगी, लेकिन राजद को बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर। तो अंततोगत्वा राजद और कांग्रेस एक दूसरे की मजबूरी है, ये मानेंगे, मानना तो है ही एक दूसरे के साथ, जाएंगे कहां। अब ये देखना है कि कल शाम तक मानते हैं या नहीं। परसों तो मानना ही होगा क्योंकि टाइम नहीं बचा है, नॉमिनेशन भी तो फाइल करना है। सब कोई अनंत सिंह थोड़ी ना है कि आज 11,000 गाड़ियों का काफिला गया था सर। आनंद सिंह के काफिले में तो उसी के विधानसभा के लोग आएंगे, लोकसभा तो चुनाव लड़ता नहीं है वो आदमी। अब जो आपने ये फोटो दिखा दी, इस फोटो में तीनों आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हाथापाई कर रहे हैं। जो आपका पेट डायलॉग है, जूतम पैजार चल रहा है भाई। मतलब हाँ, जूतम पैजार ही चल रहा है आपका जो पेट डायलॉग है सर। और कहने को एक ही साथ गाड़ी में घूम रहे थे। अच्छा, किसको नहीं चढ़ने दिया था? पप्पू यादव को। वो बेचारा मजबूती के साथ आज कांग्रेस के साथ खड़ा है। तो गठबंधन है कितना, उसमें गठबंधन में गांठें इतनी अधिक हैं कि ये कहां जाके रुकेगा और कितने मन से कांग्रेस और आरजेडी इस बार संभवतः एक दूसरे का वोट ट्रांसफर कराएंगे, ये भी बहुत देखने वाली बात होगी। और ये दोपहर में खबर आ रही थी कि आरजेडी ने सिंबल बांट दिए। क्या है ये? नहीं, उन सीटों पे सिंबल बांटा बांटी हो रही है जहां पे कांग्रेस का कोई लड़ने का दूर दूर तक चांस नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सिंबल तो लेफ्ट ने भी बांट दिया घोसी में। मैंने बोला ना महाबली यादव को बांट दिया। तो ये चीजें जो है वो टेक्निकली सही जा नहीं रही हैं। अब यहां पर ये देखना है राजद को कि लेफ्ट के साथ रह जान के लड़ाई लड़ने में मजा है या अलायंस कंप्लीट रखें। मुझे ये लगता है अंतिम में अलायंस कहां जाएंगे, लड़ना ही पड़ेगा एक दूसरे के साथ, तो लड़ेंगे। और बिहार का कोई और डेवलपमेंट अभिषेक जी आज का? आज के मेजर डेवलपमेंट और मेजर सीटें तो मैंने आपको सर बता ही दी है, लेकिन जो भी और मेजर डेवलपमेंट आएगा हम आपके दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। 1-2 डेवलपमेंट अब यही है कि बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची तैयार करने में लग गई है और प्रचार मेरे ख्याल से कल ही से ये लोग शुरू भी कर देंगे। और दूसरे चरण का भी कल टिकट का अनाउंसमेंट हो ही जाएगा, पूरा अनाउंसमेंट हो जाएगा, बाकी कहानी खत्म, एनडीए का खत्म। क्योंकि जितेंद्र मांझी ने तो अनाउंस कर ही दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने कर ही दिया, हो गया। बीजेपी ने अपनी हिस्से की 2/3 सीटें तो घोषित कर ही दी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के 29 सीटें बची हैं। अगर 100 सीटों पर लड़ना है या अगर 102 पे लड़ना है तो फिर और समझ लीजिए कि 31-32 सीटें बची। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी जुड़ने के लिए, और वीरेंद्र जी आपका भी बिहार पर अपडेट देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्रणाम सर। वीरेंद्र सर आपको भी प्रणाम। नमस्कार सर।